ग्राम पंचायत पेशुआ सरपंच मनोहर दान आड़ा बोले, पंचायत को बनाना है भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पेशुआ की जनता ने क्षेत्र में विकास, सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार व पंचायत को जिले की टॉप पंचायत घोषित करवाने के मुद्दे को लेकर मनोहर दान आड़ा को सरपंची का ताज पहनाया है। अब पद पर रहते हुए वर्तमान सरपंच श्री आड़ा पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। तो मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पेशुआ के अंदर, पंचायत समिति पिंडवाड़ा जिला सिरोही। जो यहाँ के सरपंच साहब हैं वर्तमान मनोहर दान जी, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि इनके ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे और क्या मसले हैं, क्या समस्याएं हैं। पहले तो सर हमारे डीआरटी न्यूज़ चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गांव में मेरी पंचायत के अंदर मैं डीआरटी चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोग पंचायत राज को, जो भारत सरकार ने पूरे देश में जितने गांव हैं 6 लाख करीब पंचायतें हैं, जिनको जोड़ करके गांव के विकास को एक अहम दिशा देने का जो काम किया है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपका मेरे भारी शब्दों में आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। तो सर मैं आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा। राजनीतिक परिचय में मैं गुजरात सरकार के अंदर 40 साल नौकरी करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरा था, जिसमें रोड और बिल्डिंग था, जिसमें 40 साल नौकरी करके रिटायर्ड होकर के मैं गांव में आया हूं। और गांव में आते ही लोगों को ये लगा कि भाई इस समय किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए कि जो गांव के विकास की तरफ ध्यान दे सकें और जिसको गांव के विकास के बारे में कुछ सुझाव अगर दिए जाएं तो वो प्रशासन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे अधिकारियों के सामने इस चीज़ को एक्सपोज करके विकास की धारा में गांव को जोड़ सकें। जी तो सर अब अपने बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत से जुड़ी, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो अपने शिक्षा का है, और शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर अपने यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? आपसे अगर जो मैं शिक्षा के बारे में अगर बात करूं तो मेरा गांव जो है लगभग शिक्षा के क्षेत्र में, आज से देश आज़ाद नहीं हुआ था उस जमाने से इस गांव के अंदर जो हमारे साहूकार बस्ती है जैन लोगों की, जिन्होंने अपनी धर्मशाला में स्कूल चालू करवा के, स्वायत्त स्कूल चालू करवा के, उस ज़माने से आज से 100 साल पहले उन लोगों ने शिक्षा के लिए उनकी जगह की व्यवस्था दे करके गांव में स्कूल चालू करवाई थी। आज गांव की परिस्थिति ये है कि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लगाकर माध्यमिक एजुकेशन लगा करके, मिडिल की स्कूल लगाकर, माध्यमिक लगा करके आज हायर सेकेंडरी तक यहाँ पे स्कूल पेशवा में है, जिसके लिए बैठने के लिए सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत सुंदर जगह पे आए हुए हैं। और उस शिक्षा के माध्यम से आज आसपास के मेरी ग्राम पंचायत के जो गांव है, उन गांव तो है ही है, पर पुराने ज़माने से लगाकर आसपास के जितने गांव थे, लगभग 15 से 16 गांव से बच्चे पेशवा गांव में पढ़ने आते थे। जिस ज़माने में सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की थी, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूं। आज की परिस्थिति ये है कि हमारे गांव के अंदर लगभग 350 स्टूडेंट हैं जो हायर सेकेंडरी पहली क्लास से लगा करके हायर सेकेंडरी तक वो लोग एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन में भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद है कि मुझे ये प्रिंसिपल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि पूरे जिले के अंदर दूसरा नंबर हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में आता है। मतलब प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ जो भी आफ्टर ऑल एल्डर्स जो लुक आफ्टर करते हैं, वो पुराने ज़माने से एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोग शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं। आज परिस्थिति ये है कि गांव के अंदर काफ़ी कुछ 80% लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं। जी तो सर अपने एक बात और करते हैं, जैसे कि बालिका शिक्षा है, ये बालिका शिक्षा आज के टाइम में काफ़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि बालिकाओं की कम उम्र के अंदर बाल विवाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर आपके क्या प्रयास रहेंगे, और अपनी ग्राम पंचायत का क्या स्तर है बालिका शिक्षा के प्रति? बहुत अच्छा मुद्दा आपने रेज किया है। बालिका शिक्षा के लिए अभी अभी मैंने इस पंचायत में आने के बाद में मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया था। मैं से भी किसी ज़माने में 72-73 में मैं इसी स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। उस ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चियाँ, क्या होता था कि माँ बाप बच्चियों को स्कूल भेजने में शर्म करते थे। अच्छा, कुछ भी था कि सामाजिक ढांचा ही ऐसा बना हुआ था कि बच्चियों को शिक्षा से अवेयर रखा जाता
जाता था, अवेयर नहीं रखा जाता था, उनको अलग रखा जाता था। उसका कारण था कि उसमें रूढ़िचुस्त जो विचारधारा थी वो काम कर रही थी। तो आज की परिस्थिति में मैंने ये आते ही ये कंसेप्ट किया है कि यहाँ पे एक अलग से बालिका विद्यालय का प्रोविजन किया जाए, जिसमें सुंदर बालिकाओं को शिक्षा दी जाए। बाकी की जो हमारी आज 12वीं 12th तक जो हायर सेकेंडरी का एजुकेशन है, उच्च स्तरीय एजुकेशन है, वो तो है ही है, पर बालिकाओं को आज भी कुछ दुविधा का वो सामना करते हैं। इसलिए अलग से मैं बालिका विद्यालय के लिए बिल्कुल कार्यरत हूँ। आने वाले मेरे इस टेन्योर के अंदर, आने वाले समय के अंदर मैं बालिका विद्यालय का मेरे गांव के अंदर अलग से मैं व्यवस्था करवाऊंगा, ऐसा मुझे भरोसा है और विश्वास है। जी, तो सर आपका यही कहना है कि बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपके पूरे प्रयास रहेंगे? जी। तो सर अपने बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की ओर, कि जैसे कि अपने युवा पीढ़ी है, ये काफ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है और पतन की ओर जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज अभी पढ़ने की होती है और वही आज नशे की ओर जुड़ रहे हैं। तो सर नशे को मिटाने के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या प्रयास करोगे? बहुत सुंदर प्रश्न जो आपने रेज किया है। इसमें किसी ज़माने में मेरे पिताश्री यहाँ के उप सरपंच थे, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जिस समय इस नशे की पिताजी यहाँ उप सरपंच थे, उस समय उन्होंने प्रश्न रेज किया था कि गांव में शराब की बंदी होनी चाहिए, गांव में शराब की दुकान नहीं लगनी चाहिए। साहब, आपको मैं विश्वास दिलाता है कि उस ज़माने में पिताजी ने प्रयास करके यहाँ से अजमेर तक, जहाँ पे आपकी एक्साइज की दारूबंदी की जो ऑफिस थी, वहाँ तक लाइजन करके आज पेशवा गांव को उस धरातल पर रख दिया कि पेशवा की पेरीफेरी में 5 किलोमीटर में ऑफिशियल यहाँ शराब का ठेका नहीं मिल सकता है। सरकार ऑफिशियली ठेका यहाँ इशू नहीं कर सकती। ये आज 35 साल पहले की जो बात है, उस चीज़ को बराकर रखते हुए आज भी गांव के अंदर शराब, मुझे लगता है कि चोरी छुपे अगर कोई करता है तो ठीक है, ऑफिशियली जाहिर जगह पे किसी की ताकत नहीं है कि वो शराब की बिक्री कर ले। जी, तो नशे से हमने लोगों को निजात दिलाने के लिए हमारी पूरा प्रयास रहते हैं और इन फ्यूचर भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। जी, तो सर आपके यही प्रयास रहेंगे जैसे युवाओं को नशे से हटा के और खेल मैदानों की तरफ जोड़ा जाए? ये तो मेरे दिल की बात आपने बता दी। मेरे गांव में आज से, जब से हमारी ये स्कूल, जब हमारी धर्मशाला में चल रही थी, उसी ज़माने में इन जैन लोगों ने एक खेल मैदान के लिए फुटबॉल के ग्राउंड से 1.5 ग्राउंड इन जैन लोगों ने परचेज करके स्कूल को सौंपा था। उस ग्राउंड की मेरे आने तक ये परिस्थिति थी कि लोग वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ ये सारा इनका जो मवेशियों का जो वेस्ट है उसको डाल करके उसको सारा ध्वस्त वस्त कर दिया था। अभी आपको बताते हुए मुझे ये खुशी है कि आज से 15 दिन पहले हमने उसकी पेरी फेरी में पूरा पेविलियन का प्रपोजल करके, पेविलियन का काम चालू करके और उसको ऐसी दिशा देने का काम किया है जहाँ पे मुझे ये लगता है कि गाँव के अगर किसी भी बासिंदे को अगर ज़रूरत होगी तो उस मैदान का वो उसके सुखाकारी के लिए, उसके शादी के लिए, उसके प्रसंग के लिए उस मैदान का उपयोग कर सके। बच्चों के खेलने की व्यवस्था है ही है, बैठने की वहाँ व्यवस्था करेंगे और बहुत सुंदर व्यवस्था करेंगे और वो अंडर डेवलपमेंट है। शायद मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में वो तैयार हो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। तो सर अपने बात कर लेते हैं अपनी ग्रामीण की, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या। अपने यहाँ पे सबसे बड़ी किस चीज़ की समस्या, मेजर समस्या क्या आ रही है? सर पानी की तो मेजर समस्या ये मुझे लगता है कि प्रश्न आज पूरे देश में पानी की समस्या है। एक तो बारिश बहुत कम होती है, उसके बावजूद में जो रिसोर्सेज हैं वे बहुत कम हैं। अच्छा, उसको स्टोर करने की जो व्यवस्था है, जो बांध है, तालाब है, नाडी है, ये बनाने की जो व्यवस्था है वो बहुत कम थी। पर इस भारत सरकार ने आने के बाद में इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए जहाँ पे नाड़िए, तालाब है और बांधों को, जहाँ भी बांध बने हुए हैं तो उनका सिल्टेशन करना, उनमें से मिट्टी हटाना, उनको गहरा करना, जिसमें पानी का रिजर्वर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिसको सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। और अगर पानी की कमी है तो उसको प्रिजर्व करके, उसको सुरक्षित करके मात्र पीने के लिए उस पानी को लोगों के लिए मुहैया कराया जाए। ये एक बहुत मैसिव, हिंदुस्तान, पूरे भारत सरकार ने इस कंसेप्ट को हिंदुस्तान के लेवल पे, भारत सरकार के लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया है और उसका काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सवाल रहा मेरे गांव का। मेरे गांव में मैं बताते हुए बड़ा आनंद होगा कि जिस जमाने में मेरे अंकल जब भारत सरकार में मिनिस्टर थे तो 87 में यहाँ पे राजस्थान में एक ही पत्थर की रिंग थी, जिस पत्थर की रिंग से, क्योंकि हमारे यहाँ जो चट्टान है वो ग्रेनाइट की है, जो स्क्वायर 500 किलोमीटर वो चट्टान सिंगल चट्टान है और गहराई में 2000 से 2500 फीट तक वहाँ पे वो सिंगल चट्टान है, तो 100 फीट के नीचे पानी नहीं है। उस जमाने में जैसलमेर से, उस मात्र राजस्थान की एक पत्थर की रिंग थी, उसको जैसलमेर से बुला करके 87 में जो बोर करवाया था वो बोर करवाया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने
कुछ ऐसी स्कीम्स थी नहीं जिसके हिसाब से वो खो गया था। खोने के बाद में 15 साल के बाद में वो जब कोई लेबर हमारा वहाँ पे आराम कर रहा था और उसने देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी और वो बज रही है, उसने देखा कि कुछ यार धन निकल जाएगा और उसमें वो बजी, उसने पत्थर से बजाया, उसने देखा और खोद करके निकाला। वो 15 साल के बाद में वापस वो बोर निकला और फिर उस बोर को हमने पूरा 3 फेज कनेक्शन लगा कर, मोटर लगा करके, पाइपलाइन लगा कर पूरे गाँव को पानी देने का काम कर रहे हैं। ये 87 से लगा करके आप ये समझ लिए कि 2002-03 में हमने ये व्यवस्था गांव के अंदर की, जब से पूरा संपूर्ण गांव हमारा पानी के लिए बिल्कुल आश्वस्त है। क्या बात है जी। सर, बहुत अच्छी आपने पहल की थी उस टाइम भी। तो सर अब हमने बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हुई है, लोग पेड़ काट रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, पर्यावरण को बचाव के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए? सर ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जब अगर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो मानव जात के लिए खतरा है। आप ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें अपन ने क्या किया कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं, जो प्राकृतिक संपत्ति है, उसको इस मानव जात ने पिछले 100 साल में ज़बरदस्त नुकसान किया है और उसके लिए आज अपनी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो भुगत भोगी है। आज अपन इसके बड़े नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो आज अपन देख रहे हैं। पर सवाल रहा मेरे गांव का जब तक सवाल है, मेरे गांव के अंदर जो गोचर है, उस गोचर 527 बीघा गोचर पेशुआ का है। मेरा राजस्व गांव है फुलेरा, जिसके अंदर 250 बीघा गोचर है। अब फुलेरा की अगर बात करता हूं तो उसमें जो 250 बीघा गोचर, उसमें 150 बीघा एनक्रोच था। आज से सिंस लॉन्ग 25-30 साल से वो एनक्रोच था। उस गोचर को लोगों से मुक्त करवाने के लिए मैंने पूरे प्रशासन को दमखम से 12 महीने से जुड़ा था। अब जाकर के उस गोचर को संपूर्ण हमने गांव वालों के एनक्रोचमेंट से मुक्त करा के वहां पे इस पर्यावरण को बल मिले, उसके लिए हम वहाँ पे कुछ जगह पे पेड़ लगाएंगे, कुछ जगह पे घास चारा बनाएंगे, कुछ जगह पे ये जो मवेशी है उनको डेवलप करने के लिए घास चारे के हिसाब से उनको डेयरी डेवलपमेंट के साथ में एडजॉइन करने का हमारा पूरा प्लान है। जो हमारा गोचर है उसमें भी वही प्लान है, जिसके अंदर पेरी फेरी में हम तालावड़ियाँ वगैरह बना करके पानी के रिसोर्स को, पानी का लेवल को ऊँचा लाने के लिए हमारे गोचर में हम 3-4 तालाब बना रहे हैं। वहाँ फुलेरा की जो गोचर है उसके अंदर भी तालाब का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ में पर्यावरण को सपोर्ट मिले, ऐसा हम काम कर रहे हैं, जिसको हाथ में हमने ले लिया है। जी सर। तो सर एक प्राकृतिक से अपने छेड़छाड़ हुई है, जैसे कि अभी पेड़ भी कट रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना के अंदर जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, इसका कारण यही मेरे को लग रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो सर? अब साहब ये तो जो कोरोना की बात आ गई है, कोरोना मुझे लगता है कि ये विश्वव्यापी जो महामारी आई है, वो आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये किसी देश की नेग्लिजेंसी के हिसाब से ये कोरोना मैन मेड प्रॉब्लम है, ये प्राकृतिक नहीं है। अगर प्राकृतिक होता तो ये पूरे विश्व में पूरे 120 देश जो दुनिया के हैं, 205 देश है, उसमें से 120 देश में जो इंस्टेंट ही फैल गया। इसका कारण यह था कि जो लोग जो पर्टिकुलर देश में थे, वहां से वो लोग उन देशों में गए और उन देशों के अंदर इस कोरोना ने जगह ले ली। अब कोरोना जो महामारी है, जिसमें मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, जिसमें 3 दिन पहले आपने सुना होगा कि 25 तारीख को जब हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इस चीज़ को यूएन में जब उठाया, जब तालियों की गड़गड़ा के साथ में उनका स्वागत किया गया कि विश्व में कोरोना के मामले में हिंदुस्तान ने प्रोटेक्शन के अंदर डंका बजा दिया है। बिल्कुल राइट बात है सर जी। तो सर अब हमने बात करते हैं किसानों की। जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और जवान और किसान पे टिका है। तो किसानों के लिए सर आपके क्या प्रयास रहेंगे? जैसे किसान भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए जन कल्याणकारी जो योजनाएं आ रही हैं उनको अवगत करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? अब आपसे बताते हुए मुझे ये आनंद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे पहले कानून बना करके किसानों की जो यील्ड है, जो खेती है, जो इनकी उपज जो तैयार होती है खेतों के अंदर, उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल था मंडी का, मार्केट का। क्योंकि जो मार्केट थे, जो मंडियाँ थी, वहाँ भी वो कमीशन वाला जो सिस्टम चल रहा था, उस सारे सिस्टम को ध्वस्त करके डायरेक्ट अगर किसान अपनी उपज को जहाँ भी हिंदुस्तान में किसी कोने में उसको अगर जो भाव मिलते हैं वहाँ पर अगर बेच सकता है, तो उसके लिए सारी ट्रांसपोर्टेशन लगा करके, उसको बेचने से लगा करके, उसकी अमाउंट से लगा करके, उसकी सिक्योरिटी से लगा, सारी व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी है। जिसके लिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है और कानून से जो सपोर्ट दिया है, जिसमें मुझे लगता है कि भविष्य में ये जो किसान हैं उनकी जो आमदनी है वो दुगुनी हो जाएगी। पर
थोड़ा 2 साल 3 साल तक अपने को ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। कारण ये है कि बारिश का जो मौसम है, ये पूरा जो खेती का सिस्टम है, अपना फार्मिंग है जो है, वो पूरा पानी पे और बारिश पर सीजनल है। जब तक पानी, इस साल लग रहा है कि कहीं के हमारा ये पूरा जो वेस्ट जोन है, ये पूरा जोन छूट गया है। तो जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक इस खेती के अंदर रिजल्ट आना थोड़ा ग्रेजुअली मुश्किल होता है। लेकिन अगर मोदी साहब ने इस कानून के हिसाब से जो किसानों को जो पुशबैक और जो उनको शक्ति देने का काम किया, उससे आने वाले भविष्य में निश्चित सुखाकारी किसानों की बढ़ेगी, किसान सुखी होगा, देश हरियाला होगा और अपने परिवार को आगे विमान की तरह गति देने के अंदर किसान सफल होंगे। जी सर। तो सर अपने बात एक और करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की ओर। जैसे कि हमने पीएम साहब और सीएम साहब ने आवाज़ उठाई थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आज के टाइम में बहुत से ऐसे सर कैसे जा रहे हैं कि आज भी मृत्यु भोज हो रहे हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत का क्या स्तर है सर मृत्यु भोज के प्रति? सर, मैं ग्राम पंचायत की बात करने से पहले मेरे स्वयं की बात करूंगा कि इस चीज़ को मैंने मेरी ज़िंदगी में जब से मेरी अवेयरनेस आई है, मैं जहाँ भी मृत्यु अगर होती है और अगर बैठने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं। परिवार वालों का ये आग्रह रहता है कि कम से कम आप चाय पिए, कम से कम आप पानी पिए। मैं खड़ा होकर के हाथ जोड़ के, आज से जब से मेरे को समझ आई, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज मुझे 62 ईयर रनिंग है। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मुझे कुछ भी सेंस आया था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। उस जमाने में मैं कहता था कि ये जो सारी, जहाँ जिस घर में मृत्यु हुई है, उस घर में आप पानी को भी टच नहीं कर सकते। इस चीज को अवेयर करिए, मृत्यु भोज की और चाय की, और वो तो बात अलग रही। इवन दो आप सांत्वना देने के लिए जाइए, बैठिए उनके पास में, आधा घंटा बैठिए, उनको सांत्वना दीजिए। उनके घर से जब एक कोई लाडला व्यक्ति अगर जो स्वर्गागमन कर गया है, उसको आश्वासन के 2 शब्द आप नहीं कह सकते। आप वहाँ पे 5-5 7-7 वहाँ पे मिष्ठान और भोज बनाते हैं और वो खाते हैं। मुझे शर्म आती है ये बात कहने के लिए। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल सदंतर बंद होना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि मेरी पंचायत के अंदर ग्रेजुअली मैं हर कौम के लोगों को समझा करके इस चीज को अवेयर करके इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कुछ इसमें सफलता मिली है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो उसके अंदर थोड़ा तो उनकी समझाइश चालू है, और मैं भविष्य में इसका पूरा निदान करूंगा। जी सर। तो पंचायती राज की भी बात कर लेते हैं सर, अपने हर डिपार्टमेंट की बात कर ली। तो सर बात करते हैं अभी पंचायती राज की। जो करप्शन है, जो करप्शन भ्रष्टाचार है, वो सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो वो पंचायती राज के अंदर, लोगों का कहना ही है कि पंचायती राज के अंदर पाया जाता है। तो अपने यहाँ पे सर कोई ऐसा कैसे जो भ्रष्टाचार के दायरे में आया हो अभी तक, तो अगर आप क्या समझाना चाहते हो भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए लोगों के? अब साहब, ये जो चीज़ है, ये हिंदुस्तान के अंदर जैसे कैंसर की तरह ये लिप्त हो गया है। अब इस भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार में बदल दिया था। मोदी साहब जब से भारत सरकार के अंदर उन्होंने चार्ज लिया है, मोदी साहब का यही प्रयास है कि इस भ्रष्टाचार से कैसे निजात पाई जाए। आपको अवेयर होंगे आप, नोटबंदी क्यों की, जीएसटी क्यों लाए, ये सारी चीज़ें लाने के पीछे क्या था। अच्छा, आज 53 करोड़ अकाउंट बैंकों से गरीब लोगों को अटैच कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐड दिल्ली से चलती है वो सीधी लोगों के अकाउंट के अंदर आ जाए। राजीव गांधी जी ने किसी जमाने में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मात्र 15 पैसे लोगों के पास में पहुंचते हैं। ये बात शायद आपने सुनी होगी, ये लोगों का वाकया था। आज परिस्थिति ये है, 1 रुपया अगर जो दिल्ली से छूटता है, वो 1 रुपया सीधा व्यक्ति के खाते के अंदर जाता है। और वो जब भी ई मित्र की वजह से, जो हर गांव के अंदर इनको सारों को नेटवर्क से जोड़ दिया है, आज इतनी फैसिलिटी के हर छोटे से छोटे गांव में ई मित्र है जो आज उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, और वो वहां से पिया उसके गांव से ही वो पैसों को विड्रॉल कर सकता है, फिंगरप्रिंट। तो ये जो सारा सिस्टम डेवलप करने का वजह ये है कि करप्शन, आदमी को जब ऑफिस में ही जाना नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्था आपके यहाँ हो जाएगी। उसके बावजूद क्या होगा, करप्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ये प्रयास भारत सरकार इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयासरत है, और उसका भविष्य में रिजल्ट, अभी से उसके रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। आप देखेंगे 2-5 साल के अंदर पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जी। तो सर जैसे कि आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को और पूरे भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो?
मेरा एक ही संदेश है कि जो भी ग्राम पंचायत में मेरे भाई, मेरे जो अजीज हैं, मित्र है, सरपंच है, वार्ड पंच है और आगे जो मेरे प्रधान साहब हैं और मेरे जिला परिषद के प्रमुख साहब हैं, मेरा करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि कम से कम जो इस देश की जो वस्ती, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो गांवों में बस रही है, 80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, मेरे जिले से तो मैं कहता हूं, मेरे राज्य से कह रहा हूं, पर भारत सरकार से और मोदी साहब से पर्टिकुलर मेरी एक गुजारिश रहेगी कि मैं गुजरात से आया हूं और मोदी साहब के बहुत करीब रहते हुए 15 साल आपके सानिध्य में मैंने वहां पे नौकरी की है। तो आपके काम करने के जो ढंग है उस ढंग से मैं बहुत प्रभावित हूं। तो करबद्ध मेरा निवेदन है कि आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि जो लोग गांव के बिल्कुल छेवाड़े में जो लोग बस रहे हैं उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए आप कार्यरत हैं, पर जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को निजात दिलाने के लिए आप सहभागी रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद जी। तो सर आपने हमारे DRT न्यूज़ चैनल में अपने 10 मिनट टाइम दिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय